and welcome back to our GPA lectures. So section 34 तक हमने डिस्कस कर लिया था एंड इन द प्रीवियस लेक्चर हम बात कर रहे थे, हमने काफी हद तक डिस्कस कर लिया था और समझा था डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, यानी सेक्शन 35 हम इस बारे में डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो सेक्शन 35 जो कि हम देख रहे थे वो कहता क्या है मेनली। अब जैसे हमने ये चीज समझी, सेक्शन 35 मेनली क्या है। जैसे हमने देखा कि ए एक ओनर है, बी ट्रांसफरर है और सी जो है वो ट्रांसफरी है। ओनर ट्रांसफरर, इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के केस में ओनर और ट्रांसफरर दो सेपरेट इंडिविजुअल्स है। एक ही इंसान जो ट्रांसफरर है, जो ओनर है वही ट्रांसफरर नहीं है, मतलब ट्रांसफर कोई और कर रहा है लेकिन प्रॉपर्टी है किसी और की, और सी इज द ट्रांसफरी। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए अगर बी ने ए को कहा कि भाई ऐसा है कि अपनी प्रॉपर्टी आप सी को, अपनी प्रॉपर्टी आप सी को दे दो, मतलब ये ट्रांसफर जो है ये बी जो है वो सी को करेगा, मतलब ओनर किसी और की प्रॉपर्टी कहता है ट्रांसफरी को देने के लिए जिसमें इसे कोई बेनिफिट होगा। मतलब अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 5 लाख है, ठीक है। अब ट्रांसफरर जो है वो इसे कहता है कि आई पे यू 5.5 लाख, लेकिन आप अपनी इस प्रॉपर्टी को सी को दे दो, ठीक है। यही इसका प्रिंसिपल है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन यही कहता है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का मतलब क्या है कि भाई नाउ ए हैज टू ऑप्शंस, या तो वो ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करने का मतलब है एक्सेप्ट करेगा तो कंप्लीटली एक्सेप्ट करेगा, यानी अपनी प्रॉपर्टी सी को दे देगा और इससे 5.5 लाख रुपीस ले लेगा ट्रांसफरर से, या फिर कंप्लीटली इसे रिजेक्ट कर देगा। यही दो ऑप्शंस होते हैं। अब अगर रिजेक्ट कर देगा तो मतलब ना इसे पैसे मिलेंगे और ना ही अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफरी को देगा। इन दिस केस जब रिजेक्शन हो जाता है, यानी ट्रांसफर जब है वो रिजेक्ट कर दिया गया बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो ये ट्रांसफरी जो है जिसे ऑलरेडी उम्मीद थी, एक्सपेक्टेड था कि प्रॉपर्टी मिलेगी पर नहीं मिली, नाउ दिस ट्रांसफरी बिकम्स, now this transferee becomes disappointed transferee. Now this transferee becomes disappointed transferee. Disappointed transferee कौन है? मतलब वो ट्रांसफरी जिसे प्रॉपर्टी मिलनी थी एक्चुअली पर मिली नहीं, ठीक है। इसकी राइट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये हमने देखा था कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है। राइट्स ऑफ द डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी, ये हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब क्या है कि यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है, ये ट्रांसफर दो तरीके का हो सकता है, ग्रेचुटस और नॉन ग्रेचुटस, यानी विदाउट कंसिडरेशन और विद कंसिडरेशन। ये विदाउट कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? ग्रेचुअस या ग्रेचुटस, और विदाउट विद कंसिडरेशन नॉन ग्रेचुअस, ठीक है। तो जब विदाउट कंसिडरेशन यानी ग्रेचुटस ट्रांसफर है, उसके केस में क्या होता है कि जब अगर इलेक्शन होने के पहले, मतलब एक्चुअली इलेक्शन, यहाँ तो ट्रांसफर की बात हुई, पहले क्या है ट्रांसफरर ने कहा कि भाई अपनी मैं तुम्हें इतना बेनिफिट दूंगा और तुम जो हो वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफरी को दे दो, ठीक है। नाउ ए हैज एन ऑप्शन टू इलेक्ट बिटवीन द टू ऑप्शंस। यहाँ एक्चुअल इलेक्शन होने के पहले, मतलब एक्चुअल इलेक्शन हुआ उसके पहले अगर क्या होता है, ट्रांसफरर की डेथ हो गई, ग्रेचुटस ट्रांसफर्स के केस में जब एक्चुअल इलेक्शन हो उसके पहले अगर ट्रांसफरर की डेथ हो गई, तो उसकी डेथ के बाद ट्रांसफरी जो है, ट्रांसफर डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी जो है वो एंटाइटल्ड है कि भाई जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी उसको पैसे दी जाए, ठीक है। लेकिन जब नॉन ग्रेचुटस है, मतलब कंसिडरेशन के साथ अगर जो हो रहा है ट्रांसफर, जब वहां पे कंसिडरेशन के साथ हो रहा है, वहां पे ट्रांसफरर के डेथ या अलाइव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। द मोमेंट दिस पर्सन बिकम्स द ट्रांसफरी बिकम्स डिसअपॉइंटेड,
ट्रांसफरी वो एंटाइटल्ड हो जाता है कॉम्पनसेशन के लिए। कितना कॉम्पनसेशन? द अमाउंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इसका इतना तक हमने समझ लिया था। अब आते हैं मोड्स ऑफ इलेक्शन। ये हमें करना था कि भाई इलेक्शन किस किस तरीके से किया जा सकती है। तो हमने देखा कि ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी जो है, अब उसका तो भाई लॉस हो रहा है ना। कैसे लॉस हुआ? बिकॉज ही इन्वेस्टेड हिज टाइम इन दैट, जबकि वो किसी और प्रॉपर्टी को देख सकता था विद एन एक्सपेक्टेशन कि भाई उसे वो प्रॉपर्टी मिलेगी, बट इवेंचुअली हुआ क्या कि उसने नहीं दी। तो वहां बिकॉज द पर्सन इन्वेस्टेड सो मच टाइम, तो उसे कॉम्पनसेशन मिल गया, राइट? वो तो क्लियर हो गया उतना तक। अब बात करें कि इलेक्शन किया कैसे जाएगा, मोड्स क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से चॉइस की जाएगी, जहां पे जब जो ओनर है उसके पास दो चॉइसेस हैं, टू इलेक्ट बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो किस तरीके से ये जो इलेक्शन है वो किया जाएगा? पहला मोड है एक्सप्रेस इलेक्शन। एक्सप्रेस तरीके से मतलब क्लियर कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स और राइटिंग, वर्बली या रिटन वे में, मतलब ओरली या रिटन किसी भी फॉर्म में क्लियरली बताना कि भाई आई एक्सेप्ट दिस और आई रिजेक्ट दिस। ठीक है, पहला ये। या इम्प्लाइड इलेक्शन। इम्प्लाइड किस तरीके से? डेमोन्स्ट्रेट थ्रू कंडक्ट, मतलब अपने कंडक्ट से बताना। कंडक्ट से कैसे हो सकता है? जैसे प्रिजम्पशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होगा? enjoying the benefit of 2 years without dissent, doing an act that makes it impossible to return the parties to their original state। ठीक है, आपने या तो लिख के बोल के बताया, वो एक्सप्रेस हो जाएगा, या इम्प्लाइड मतलब अपने किसी कंडक्ट से जाहिर किया कि भाई आप उसको क्या कर रहे हो, या तो ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर रहे हो या डिसअप्रूव कर रहे हो, ये अपने कंडक्ट से बताना। रिक्वेजिशन एंड टाइम लिमिट्स। नाउ फॉर दिस टू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल, अब देखते हैं इसमें और ये क्या कह रहा है। 1 year only. If the owner doesn't elect within 1 year, the transferor may require them to make a decision। मतलब भाई क्या कह रहा है कि आपके पास इलेक्शन का ऑप्शन आ गया। ठीक है, किसके पास है? ओनर के पास है। अब आपको 1 साल के अंदर चूज करना है। 1 साल बहुत होता है, 1 साल का पीरियड दिया गया है भाई ऐसा है। अब 1 साल के अंदर आप चूज करके बताओ कि आप क्या कर रहे हो, इस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। उससे ज्यादा का पीरियड नहीं दिया जा सकता। 1 साल के अंदर अंदर जो ट्रांसफरर है वो बोल सकता है ओनर को, तो फाइनली कह सकता है भाई ऐसा है, अब आप डिसाइड करो। डीम्ड इलेक्शन। डीम्ड इलेक्शन क्या है? मतलब इफ द ओनर फेल्स टू डिसाइड विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर द रिक्वेस्ट, दे आर लीगली प्रिज्यूम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द ट्रांसफर। मतलब ये कह रहा है कि 1 साल का इलेक्शन का ऑप्शन दे दिया पहले तो ओनर को, ठीक है। अब उसे हम 1 साल का टाइम पीरियड देते हैं। 1 साल का पीरियड दिया जाता है कि भाई इस 1 साल के अंदर आप जो हो, इस 1 साल के पीरियड के अंदर चूज करो कि भाई आप क्या करना चाहते हो। वैसे आप तो एक ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे, जो भी करना है इस 1 साल के पीरियड में करो। 1 साल में अगर ओनर नहीं चूज कर पाता है तो उसके बाद एक रीजनेबल टाइम होता है कि अब इसके अंदर आपको करना है। ठीक है, अगर वो भी नहीं कर पाता है ओनर, रीजनेबल टाइम कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स, वो ट्रांसफरर डिसाइड करेगा। अब मान लीजिए रीजनेबल टाइम अगर 1 महीने का जाए, ठीक है, आपको 1 महीने का और एक्सटेंशन दिया, लेकिन इसमें आपको बताना है कि आपका क्या फाइनल डिसीजन है। ठीक है, पर उस 1 महीने में भी अगर ओनर जो है वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि व्हाट डज ही एक्चुअली वांट, वेदर ही वांट्स टू कीप द टू एक्सेप्ट या अप्रूव द ट्रांजैक्शन और टू डिसेंट इट और टू रिजेक्ट इट, नहीं डिसाइड कर पाता है, इन दैट केस क्या होगा? ट्रांसफरी के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड मान ली जाएगी। इसीलिए डीम्ड इलेक्शन लिखा है। मतलब ये मान लेंगे कि उसने इलेक्ट कर लिया। क्या इलेक्ट किया? उसने ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर लिया है। ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर लिया। ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करने का क्या मतलब? मतलब बेनिफिट्स वो रखेगा और जो भी बेनिफिट्स दे जा रहे हैं वो रखेगा और प्रॉपर्टी को ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर देगा। ये मान लिया जाएगा। एक्सेप्टेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन डीम्ड हो जाएगा। डीम्ड, ठीक है, इसीलिए लिखा है डीम्ड इलेक्शन। अगर 1 साल के अंदर अंदर और उसके बाद जो रीजनेबल टाइम है, पहले तो 1 साल के अंदर आपको करना है, वहां नहीं कर पाए तो ठीक है, वो चलिए ट्रांसफर आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देगा कि इतना रीजनेबल टाइम देख के इतना टाइम और आपको एक्सटेंशन में दे रहे हैं, लेकिन इसमें आपको डिसाइड करना है। उसमें भी नहीं कर पाया अगर ओनर, तब क्या होता है? तब ये मान लिया जाता है कि उसने जो ट्रांजैक्शन है उसे एक्सेप्ट कर लिया है, अप्रूव कर दिया है, यानी ही इज रेडी टू एक्सेप्ट द बेनिफिट्स एंड गिव हिज प्रॉपर्टी टू द ट्रांसफरी।
इसके बाद एक और चीज आ गई, द ओनर इज लीगली इनकेपेबल। इनकेपेबल क्या होता है, माइनर है या इनसेन है, ऐसा कुछ, तो क्या हो जाएगा, द इलेक्शन इज पोस्टपोन्ड अंटिल द डिसेबिलिटी इज और अ गार्डियन। अब जैसे कौन है ओनर, जो है वो कोई माइनर है, अगर ठीक है प्रॉपर्टी जो है वो बच्चे के नाम पे थी, उसका ओनर जो है वो एक माइनर है, तो क्या कह रहा है कि अगर इनकेपेबिलिटी है वहां पे, लीगल डिसेबिलिटी या इनकेपेबिलिटी है, तो क्या होगा, या तो उस डिसेबिलिटी के खत्म होने का वेट करेंगे, मतलब माइनर से वो जब मेजर हो जाए तब तक के लिए, उसके बाद आप इलेक्ट करना, या अगर वो खत्म नहीं हो सकता है, जैसे मान लीजिए इनसेन है, नहीं पता कि वो ठीक होगा कि नहीं होगा, तो ये भी लीगल क्या है, डिसेबिलिटी है, इंसैनिटी, उस केस में या तो गार्जियन उसके बिहाफ पे एक्ट करे, या तो वेट करना होता है कि भाई आप वेट कर सकते हैं कि या तो वो डिसेबिलिटी अगर खत्म हो जाए, खत्म होने लायक है तो, और अगर नहीं तो उनके बिहाफ पे गार्जियन जो इलेक्ट करेंगे वो वैलिड मान लिया जाए। ठीक है, यही कह रहा है ये सेक्शन। अब देखिए एग्जांपल्स देखते हैं। ए प्रोमिसेस टू गिव सीज फार्म टू बी। ए ने कहा कि वो सी का फार्म बी को दे देगा, ठीक है, मतलब ए कौन है, ए जो हो गया ये ट्रांसफरर है, सी जो है वो ओनर है, और बी जो है वो कौन है, ट्रांसफरी है। इन द सेम ट्रांजैक्शन ए गिव्स दिस अमाउंट टू सी। इसी सेम ट्रांजैक्शन में ए ने क्या किया, ए जो है वो कौन था, ट्रांसफरर था, ठीक है, इसने प्रॉमिस किया था गिफ्ट करने का। गिफ्ट करने का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेचुइटस ट्रांसफर, ठीक है। ए ने क्या कहा था भाई कि वो जो है सी जो कि ओनर है उसके फार्म को बी को दे देगा, उसके लिए वो उसे 5 लाख रुपए देगा, ठीक है। अब सी के पास ऑप्शन क्या है, सी के पास फाइनल क्या है, किन दोनों के बीच में से, किन दो ऑप्शन में से वो इलेक्ट करेगा। ऑप्शन वन, कीप द फार्म, फॉरफिट रुपीज 5 लाख, ठीक है, या तो अपना फार्म वो नहीं देगा बी को, और साथ ही साथ तो पैसे पैसे भी नहीं लेगा, या ऑप्शन टू, ऑप्शन टू क्या है, पैसे ले ले और अलाउ द फार्म टू गो टू बी। या तो यही हो सकता है कि भाई मेरा पैसा पैसा ले लेगा वो और फार्म दे देगा, या तो पैसे भी नहीं लेगा और फार्म भी नहीं देगा, यही दो हो सकता है। ये हो गया पूरा डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का कॉन्सेप्ट। अब यहां से क्या है, जो ओनर है यानी जो सी है इसके पास ये दो ऑप्शन है। एक्सेप्शन क्या कह रहा है, if C receives a benefit indirectly, not as part of the direct exchange, they are not required to elect, ठीक है, ये इसका एक्सेप्शन हो गया। खैर इस एग्जांपल में भी ये बताया कि भाई क्या है ये, इस तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन एप्लीकेशन में आ रहा है, ऐसे फंक्शन करता है वो। और इस केस में अब अगर क्या यहाँ से देखें और समझ सकते हैं कि वो फार्म रख के 5 लाख रुपए कहता है नहीं लेगा, फोरफीट कर देता है, ठीक है ना, मुझे फार्म देना है ना मुझे पैसे चाहिए। इस केस में, इस केस में कौन हो जाएगा, बी जो कि ट्रांसफरी था, ये कौन हो जाएगा, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी, यही हो जाएगा, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी हो जाएगा, वो डिसअपॉइंट हो गया, मतलब उसके पास ट्रांसफर नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस केस में अगर उसने ऑप्शन वन सी ने इलेक्ट किया तो बी जो था वो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी बन गया, तो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी के केस में फिर क्योंकि ये एक ग्रेचुइटस ट्रांसफर है, गिफ्ट लिखा हुआ है, ग्रेचुइटस ट्रांसफर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी यानी डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी जो है वो एंटाइटल्ड है कॉम्पनसेशन पे सी की, सॉरी ए की, यानी कि जो ट्रांसफरर थी उसकी डेथ के बाद, उसकी डेथ के बाद प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी उतने का कॉम्पनसेशन के लिए वो एंटाइटल्ड है, ठीक है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, कूपर वर्सेस कूपर। इस केस में क्या कहा कि अ पर्सन टेकिंग अ बेनिफिट अंडर एन इंस्ट्रूमेंट इज लीगली बाउंड टू गिव फुल इफेक्ट टू दैट इंस्ट्रूमेंट। भाई अगर आप बेनिफिट ले रहे हो तो कंप्लीटली उस पूरे इंस्ट्रूमेंट को, पूरा पूरे ट्रांजैक्शन को इफेक्ट में लाया जाएगा, मतलब बेनिफिट ले रहे हो तो आप प्रॉपर्टी दोगे, ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्शन 36 एंड 37 जो कि बात करता है अपोर्शनमेंट की। अपोर्शनमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, सी अपोर्शनमेंट का मतलब क्या हुआ,
अपॉर्शनमेंट का सिंपल मीनिंग होता है डिवाइड होना, डिस्ट्रीब्यूट होना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन या डिविजन, यही हुआ अपॉर्शनमेंट का लिटरल मीनिंग इस पर्टिकुलर वर्ड का सिर्फ। अपॉर्शनमेंट मीन्स distribution in proper share or division of a common fund between several claimants। distribution या division किस चीज का common fund between several claimants, ठीक है। देखिए अपॉइंटमेंट नहीं है, अपॉर्शनमेंट। इस टॉपिक के अंदर अपॉर्शनमेंट जैसे मैंने बताया भाई डिविजन या डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से शेयर्स जो है वो डिवाइड किए जाएंगे, किस तरीके से बेनिफिट्स जो है वो किसी के बीच डिवाइड होंगे, क्लेमेंट्स के बीच। तो अब इसके दो सेक्शंस है, देख सकते हैं सेक्शन 36 एंड 37, ठीक है। दो सेक्शंस जो है टीपीए का 36 37 ये अपॉर्शनमेंट के पूरे कॉन्सेप्ट से डील करता है। सेक्शन 36 एंड 37 डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्शनमेंट। अब इन दो सेक्शंस के अंदर दो तरीके के अपॉर्शनमेंट बताए गए हैं, मतलब जो डिवीजन है या जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो दो तरीके से किया जा सकता है। क्या कह रहा है, दो कौन सा टाइप है। सेक्शन 36 जो है वो पहले टाइप से डील करता है, वो है अपॉर्शनमेंट बाय टाइम, मतलब टाइम के हिसाब से किस तरीके से डिवीजन होगा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा शेयर्स का, उस बारे में, ठीक है। सेक्शन 36 जो है अपॉर्शनमेंट, इस कॉन्सेप्ट को सेक्शन को पूरी डिटेल में समझेंगे, पर एक बेसिक अगर ब्रीफली समझना चाहे, बेसिक्स पहले से समझने के लिए, तो अपॉर्शनमेंट का मतलब है वेरियस जो क्लेमेंट है उनके बीच किस तरीके से शेयर्स का डिवीजन होगा, ठीक है। ये सेक्शन दो दो सेक्शंस के अंदर इस कॉन्सेप्ट को दे रखा है, सेक्शन 36 एंड 37। अब एक एक सेक्शन 36 जो है वो एक तरीके के अपॉर्शनमेंट की बात करता है, सेक्शन 37 जो है वो दूसरे तरीके की। सो बेसिकली अपॉर्शनमेंट जो हो रहा है वो दो तरीके का होता है, दो तरीके से किया जाता है। वो कौन कौन से तरीके हैं, अपॉर्शनमेंट बाय टाइम जो कि सेक्शन 36 के अंदर दे रखा है, दूसरा है अपॉर्शनमेंट बाय स्टेट जो कि सेक्शन 37 में दे रखा है। बाय टाइम दिया है 36 में एंड बाय स्टेट 37 में। अब एक एक करके देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये तो ब्रीफ हो गया। देखिए अपॉर्शनमेंट बाय टाइम का क्या मतलब हुआ। अपॉर्शनमेंट बाय टाइम होता है जैसे मान लीजिए डील्स विद द डिवीजन ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट्स व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ द एंटाइटल्ड पर्सन टर्मिनेट्स बिटवीन टू पेमेंट डेट्स। जैसे मान लीजिए कि प्रॉपर्टी एक ही है, ठीक है, प्रॉपर्टी ए की थी, अब इसने जो है वो बी और सी इन दोनों के बीच इसे ट्रांसफर करने की कोशिश की। सेक्शन को देख लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूजेज टू द कॉन्ट्ररी all rents, annuities, pension, dividends and other periodical payments in the nature of income, किसी भी प्रॉपर्टी से, ये क्या कह रहा है सेक्शन अपॉर्शनमेंट बाय टाइम की जब हम बात करते हैं तो कह रहा है कि किसी भी प्रॉपर्टी से अराइज होने वाले इन सारे तरीके के, कोई भी तरीके के जो पीरियोडिकल बेनिफिट्स हैं, पीरियोडिकल बेनिफिट्स में क्या क्या आ रहा है, रेंट, एन्युटीज, पेंशन, डिविडेंड या कोई भी और, एंड अदर पीरियोडिकल पेमेंट्स इन द नेचर ऑफ इनकम, किसी भी प्रॉपर्टी से आने वाला जो इनकम है वो इनमें से किसी भी नेचर का, ठीक है, पीरियोडिकल पेमेंट अगर है, अपॉन द ट्रांसफर of the interest of the person entitled to receive such payment be deemed upon the transfer of interest of the person। प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के बाद, जैसे एक की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के बाद be deemed as between the transferor and the transferee to accrue due from day to day and be apportionable accordingly but to be payable on the days appointed for the payment thereof। मतलब जिस प्रॉपर्टी ट्रांसफरर की है, ठीक है, ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को पेमेंट को ट्रांसफर कर दिया, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो गया। अब क्या कह रहा है, जिस दिन ट्रांसफर होगा उस दिन तक का उस प्रॉपर्टी से आने वाला कोई भी किसी भी तरीके का अगर इनकम है, जैसे क्या है उसमें रेंट आ रहा है, उससे किसी तरीके के कोई बेनिफिट्स आ रहे हैं, तो जो भी इनकम उससे आ रहा है जिस दिन ट्रांसफर हुआ उस दिन तक बराबर बराबर डिवाइड होगा। मतलब जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी एक ही है, ठीक है, ये घर है जिसमें फिलहाल पी रहता है, ठीक है, ये पी का घर है जिसमें पी रहता है और ये
रेंट पे है, ये है ए का, ठीक है, ए का घर है जिसमें पी फिलहाल रेंट पे रहता है। अब ए ने क्या किया कि इस घर को इसने बी को बेच दिया, ठीक है, इस घर को, ये घर जो है वो था, ये घर पी का था, पी का लिखा मतलब था ए का, जिसमें पी जो है वो रेंट पे रहता है, ठीक है। ए ने क्या किया, इस घर को बी को बेच दिया। मालिक कौन था, ए। पोजेशन किसके पास था, पी के पास। ये इसको रेंट दे रहा है, रेंटर है, तो भाई इससे आने वाला इनकम क्या है, रेंट है, रेंट मतलब ए के पास जाता है, ठीक है। अब इसने इस घर को बी को बेच दिया, तो टेक्निकली इसका मालिक अब कौन हो गया, बी हो गया। भाई अब तक एक ए उसका मालिक था क्योंकि प्रॉपर्टी उसकी थी, तो रेंट किसके पास जाता था, ए के पास जाना था सारा। लेकिन अब ए ने इस प्रॉपर्टी को बेच दिया बी को, तो टेक्निकली इसका मालिक कौन हो गया, बी, ठीक है। इसका मालिक अब बी हो गया, तो मतलब इसका जो रेंट है अब से बी को जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए ऐसा है कि पी जो है वो हर महीने की 15 तारीख को रेंट देता है, ठीक है। हर महीने की अगर 15 तारीख को वो रेंट देता है, ये अगर इस मंथ की बात करें 15, ये मार्च में, ठीक है, हर महीने की 15 को देता है, मार्च में 15 तारीख को, 15 को इसने सेल कर दिया, मतलब ट्रांसफर हो गया, तो 15 तारीख को ये प्रॉपर्टी इसके पास चली गई। 15 मार्च को रेंट जो है वो पी ए को हर महीने की 15 तारीख को देता है। मार्च के मंथ में 15 तारीख को ये प्रॉपर्टी चली गई बी के पास, मतलब ए ने बी को बेच दिया, ठीक है। 15 तारीख को ये हुआ, तो अब इसका डिविजन, इससे आने वाला 15 तारीख तक, मतलब 15 को बेचा, या चलिए 16 कर लेते हैं, 16 को बेच दिया, ठीक है। 16 को, यानी प्रॉपर्टी जिसमें पी रह रहा है रेंट पे, ये प्रॉपर्टी ए से बी के पास चली गई अब, करेक्ट। तो अब क्या होगा, 15 दिन तक तो इसका मालिक ये था, 15 दिन तक के इसका मालिक ये था, लेकिन 16 से लेकर 30 के लिए 15 दिन का मालिक ये हो गया। अब जब हम कह रहे हैं कि भाई इसका टेक्निकली मालिक जो है वो बी हो गया, तो वो तो नेक्स्ट मंथ से जो रेंट आएगा वो उसे देगा, या अगर इसे पी को हटाना है या जो भी करना है ये नेक्स्ट मंथ से करेगा, अगर इसे रखना है, रेंट बढ़ाना है, जो भी चीजें करनी है वो नेक्स्ट मंथ से हो जाएगा। पर जिस मंथ ट्रांसफर हुआ है, 15 दिन वो ए के अंडर था, 15 दिन वो बी के अंडर है, तो अब क्या होगा, अगर ये सारा रेंट बी को देगा तो ए का 15 दिन का लॉस हुआ। तो अपॉर्शनमेंट बाय टाइम ये कहता है कि ये 15 दिन, जितने दिन तक ये प्रॉपर्टी ए के अंडर थी, इसका रेंट ये ए को देगा, और बाकी के 15 दिन का रेंट ये बी को देगा, मतलब उसके बेनिफिट्स डिवाइड हो जाएंगे अकॉर्डिंगली। अपॉर्शनमेंट बाय टाइम यही कह रहा है कि भाई कोई प्रॉपर्टी है जो कि जिससे कोई इनकम अक्रू हो रहा है, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर जो है वो ट्रांसफरी को दे दिया, उसने ट्रांसफरी को दे दिया, तो जिस डेट को ट्रांसफर हो रहा है उस डेट के पहले तक का वो जो भी इनकम अगर आएगा वो एकदम पीरियोडिकल पेमेंट्स की बात हो रही है, मतलब उस इंटरवल पे आता ही है वो इनकम, किस तरीके से आ रहा है उसमें पीरियोडिकल पेमेंट्स है। तो वो पीरियोडिकल पेमेंट के बीच में अगर ट्रांसफर होता है तो उसका इक्वल, मतलब अकॉर्डिंगली पोर्शनेट डिविजन होगा, उसका प्रोपोर्शनेट डिविजन, जितने दिन के लिए मालिक ट्रांसफर था उतने का पैसा उसको, और जितने दिन के लिए मालिक अब ट्रांसफरी बन गया उतने का पैसा उसे दिया जाएगा, वही कह रहा है सेक्शन 36। लेट अस रीड दिस वंस अगेन। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्ररी, ये तो एक्सेप्शन है, ये तो अलग देख लेंगे, ऑल रेंट, एन्युटीज, पेंशन, डिविडेंड एंड अदर पीरियोडिकल पेमेंट्स इन द नेचर ऑफ इनकम, इन सारे में से किसी भी नेचर में पीरियोडिकल पेमेंट के तरीके से कोई भी जो इनकम जनरेट हो रही है किसी प्रॉपर्टी से, ये एग्जांपल्स के तौर पे दे रखा है, क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी पीरियोडिकल पेमेंट्स में वो दे रखा है, क्या हो जाएगा, रेंट, पेंशन, डिविडेंड, जो भी आ रहा है किस नेचर का है, जो पीरियोडिकल, पीरियोडिकल मतलब एक सर्टेन इंटरवल में वो जनरेट हो ही रहा है, जैसे रेंट है मंथली आपको हर महीने मिलेगा वो, ठीक है। तो वही कह रहा है कि पीरियोडिकल पेमेंट्स अगर है किसी प्रॉपर्टी से आ रहे हैं और उससे इनकम जो आ रही है वो पीरियोडिकल है नेचर में, और वो क्या है उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के बाद, अपॉन द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव सच पेमेंट, उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के बाद बी डीम्ड, ये मान लिया जाएगा
as between the transferor and the transferee to accrue due from day to day and to apportionable accordingly but to be payable on the days appointed for payment thereof. क्या मान लिया जाएगा कि भाई ट्रांसफर के पीरियोडिकल पेमेंट के केस में जब ट्रांसफर हुआ, ठीक है, और क्योंकि वो पीरियोडिकल है तो वो उतने दिन पे फिर वो जनरेट हो जाएगा, तो उससे प्रोपोर्शनेटली उस जो इनकम जनरेट हो रही है उसका डे टू डे तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा। जितने दिन तक वो ट्रांसफरर के पास था वो हिस्सा ट्रांसफरर को, जितने दिन वो ट्रांसफर जब वो ट्रांसफरी के हाथ में चली गई वो प्रॉपर्टी तो उतने दिन का बाद में अब ट्रांसफरी को मिलेगा। इसकी लैंग्वेज से बेटर हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। इससे मैंने बताया कि प्रॉपर्टी एक ही है, ठीक है, यही ओनर है, यही जो है वो कौन है, ट्रांसफरर है। कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें पी रह रहा है रेंट पे, ठीक है, रेंट पे रहता है, मान लीजिए इसका 30,000 रेंट देता है, प्रॉपर्टी का ये 30,000 रेंट देता है। अब 16 मार्च को ये प्रॉपर्टी पी जिसमें रह रहा है, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफरर जो कि ए है उसने बी को ट्रांसफर कर दी। अब क्या कह रहा है कि ट्रांसफर के बाद, ट्रांसफर से हम पीरियोडिकल पेमेंट में कैसे कैलकुलेशन करेंगे कि उसका उसके बाद वो डे टू डे बेसिस पे कैलकुलेशन होगा। मतलब जो रिमेनिंग 15 दिन है वो तो उसका जो पेमेंट, उसका जो इनकम है वो बी के पास जाएगा, लेकिन जो पिछले 15 दिन थे उस पीरियोडिकल पेमेंट के वो 15 दिन ट्रांसफरर को मिलेंगे। देखिए इसे और क्लियरली समझते हैं। income is deemed to accrue day to day and is apportionable accordingly। मान लिया जाएगा, इस केस में माना जाता है कि भाई इनकम जो है वो डेली जनरेट हो रहा है, डे टू डे बेसिस पे बन रहा है, हर रोज का बन रहा है। सेक्शन 8 देखिए क्या कहता है, जो मैंने बताया जनरल रूल क्या है कि ट्रांसफर के बाद टेक्निकली पूरा पूरा पैसा बी का हो गया, मतलब ट्रांसफरी का। यूजुअली स्टेट्स दैट ऑल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी पासेस टू द ट्रांसफर या अपॉन ट्रांसफर। पूरा पूरा प्रॉपर्टी से पूरा पूरा बेनिफिट, इसका मतलब पूरे मंथ का जो इंटरेस्ट है वो उसको चला जाता है ट्रांसफरी को। लेकिन इससे हो क्या रहा है कि भाई 15 दिन थी तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पास, लेकिन उसका हो गया 15 दिन का लॉस। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, पीरियोडिकल पेमेंट्स का जहां पे सिचुएशन आता है ना कि उस प्रॉपर्टी से कोई पीरियोडिकल पेमेंट्स निकल रहे हैं। जैसे अब अगर कोई पेड़ है, ठीक है, पेड़ से आने वाले बेनिफिट्स है, भाई फ्रूट्स आ रहे हैं उसको सेल करके जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे, तो वो पीरियोडिकल नहीं है, आपको नहीं पता कि वो कितने दिन पे कितने फ्रूट जनरेट हो और कब क्या मिलेगा, पर आपका रेंट है, आपको पता है वो मंथली बेसिस पे आपको उतना मिलना है। तो पीरियोडिकल पेमेंट्स का जहां केस आ जाता है वहां पे सेक्शन 8 एप्लीकेबल नहीं होता है किसी प्रॉपर्टी से जो कि पीरियोडिकल पेमेंट जनरेट कर रही है। उस केस में जो जनरल रूल था, जनरल रूल क्या था सेक्शन 8 में, क्या देखा था जनरल रूल, हमने पढ़ा कि भाई क्या होता है, ट्रांसफर के बाद सारा का सारा बेनिफिट जो है वो ट्रांसफरी के पास चला जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट पीरियोडिकल पेमेंट्स, किसी प्रॉपर्टी से अक्रू होने वाले जब पीरियोडिकल पेमेंट्स की बात होती है वहां पे सेक्शन 8 एप्लीकेबल नहीं होता है। वही कह रहा है कि सेक्शन 8 डज नॉट अप्लाई टू पीरियोडिकल पेमेंट्स दैट रिक्वायर टाइम बेस्ड डिवीजन। और इन्हीं केसेस में अब क्योंकि हमें पता है कि पूरा का पूरा ट्रांसफर, पूरा का पूरा बेनिफिट जो है वो ट्रांसफरी को नहीं मिलेगा क्योंकि सेक्शन 8 एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो उस केस में यहाँ पे कैसे गवर्न होगा ये, यहाँ पे सेक्शन 36 कम्स इनटू पिक्चर। पीरियोडिकल पेमेंट के केसेस क्योंकि दे आर नॉट गवर्न्ड बाय सेक्शन 8, यानी पूरा का पूरा बेनिफिट उस केसेस में ट्रांसफर नहीं होता है ट्रांसफरी को, तो क्योंकि वो गवर्न नहीं हो रहे हैं सेक्शन 8 से, तो वो गवर्न होते हैं किससे, सेक्शन 36 से। विच मीन्स कि अब वहां पे सेक्शन 36 से गवर्न होने लगे, तो वहां क्या कह रहा है कि ट्रांसफर के बाद वो डे टू डे का हम अक्रू होना मानेंगे, जो इनकम बन रहा है वो हर दिन का बन रहा है। सेक्शन 36 acts as a specific rule for income like rent, pension and dividend, जो भी periodically जैसे दे रखा है क्या क्या पीरियोडिकल पेमेंट में, रेंट है, पेंशन है, डिविडेंड है, एन्युटी है, ये भी जो भी पीरियोडिकली बन रहा है उस केस में सेक्शन 36 लगेगा। सेक्शन 36 क्या कहता है भाई, अब यहाँ पे देखिए टेनेंसी के रिलेटेड हम बात करें, जैसे मैंने एग्जाम्पल, क्योंकि रेंट कह रहा है रेंट, ठीक है, तो हम यहाँ पे मेनली ये जो है टेनेंसी के लिए काम आ रहा है, तो यहाँ पे टेनेंसी की टेनेंट जो है उसकी लायबिलिटी क्या बनेगी, सेक्शन 36 गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी, तो हमने देखा, ठीक है।
The tenant is not burdened by the internal split. The tenant's duty is to pay the rent. How the owner split is in their legal, it is their legal concern. मतलब अब रेंटर जो है, जो टेनेंट है, उसे नहीं मतलब है भाई ऐसा है, मैं इस प्रॉपर्टी में रह रहा हूँ, ठीक है, मुझको पता है कि भाई मुझे 15 तारीख को तुम्हें पेमेंट करना है 30,000। अब तुम्हारा आपस के क्या सेटलमेंट है, कल को तुम मेरे मालिक थे, अब कल को तुम हो जाओगे, ये तुम्हारे बीच आज का आपसी चीज है वो। मुझे पता है कि मुझे 15 को दे देना है, कैसे कैसे स्प्लिट होगा ये तुम लोग देख लो। मतलब 15 दिन का तुम्हें, 15 दिन का तुम्हें देना है, या 10 तारीख को अगर हो रहा है तो 10 दिन का ट्रांसफर को, 20 दिन का ट्रांसफर को, ये आपस का आपका एडजस्टमेंट आप देख लो। मुझे पता है भाई मेरा क्या है, कि मुझे पता है कि मेरा कितना रूल है, मेरा कितना रेंट है, मुझे वो पेमेंट करना है, मेरी लायबिलिटी आप लोगों के रिलेशन से गवर्न नहीं होगी। A single co-owner cannot independently demand a proportion of rent or initiate eviction for non-payment without involving the other. इस केस में ऐसा नहीं हो सकता है। इस केस में ऐसा नहीं किया जा सकता कि भाई क्योंकि कल तुम मेरे मालिक थे, कल तुम हो जाओगे तो किसी एक को पूरा पेमेंट मिल जाए, नहीं। ट्रांसफर वाला डेट जो है उसको उस पीरियड से देख लेंगे, जितने दिन का पीरियड है, ये 15 16 को हो रहा है, तो हम पीरियोडिकल पेमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, तो उस पीरियड में जिस दिन वो आ रहा है उसको डिवाइड कर लेंगे, एक एक दिन के हिसाब से वो जो अमाउंट है, इनकम है, वो उस तरीके से स्प्लिट किया जाएगा। ठीक है, यही कह रहा है जितने दिन का, जैसे मैंने कहा कि 16 का है तो 15 15 दिन हो गए। अब जैसे ये 10 तारीख को हो गए, ठीक है, ये ट्रांसफर 10 तारीख को हो, तो ये ट्रांसफर अगर 10 तारीख को हो रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, 10 दिन के लिए ट्रांसफरर के पास जाएगा, 20 दिन के लिए ट्रांसफरी को। तो बस यही कह रहा है कि भाई मुझे ना ये पता है, मुझे बस ये पता है कि भाई मुझे पेमेंट करना है, मेरे इतने दिन का इतना रेंट बनता है, इतना मुझको देना है। आपस में आपका क्या इक्वेशन है उससे मेरा नहीं मतलब है, उसको तुम कैसे स्प्लिट करोगे ये अपना आपस में देख लो। मुझे पता है कि भाई मेरा पीरियड इतने दिन का है, इतना पेमेंट करना है मुझको। अब वो ये सेक्शन क्या रहा है, वो डिवीजन कैसे होगा, तो उस पीरियड में जिस दिन ट्रांसफर हो रहा है उस दिन का, उस पीरियड के लिए वो एक एक दिन करके काउंट किया जाएगा, मतलब एक्यूमुलेट वो डेली बेसिस पे होगा। The Apportionment Act 1870 identifies two main scenarios. ठीक है, क्या क्या दे रखे हैं इसमें, लीज ऑल्टरनेशन, लिमिटेड इंटरेस्ट। अब देखिए एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे ए लीजेस प्रॉपर्टी टू सी फॉर 1000 पर मंथ पेड एट द मंथ्स एंड। ठीक है, 1000 हर मंथ देगा, लीज पे दी है सी को प्रॉपर्टी। ये कौन हो गया, ये ट्रांसफरर है, सी जो है वो ट्रांसफर ही है। कितना है लीज का अमाउंट, 1000 रुपए है, जो कि हर मंथ के एंड पे देने हैं। ठीक है, ट्रांसफर में क्या है, ए सेल्स द प्रॉपर्टी टू बी ऑन जनवरी 15, 15 तारीख को उसने ए की प्रॉपर्टी जो कि लीज पे दी हुई है सी को, उसे वो सेल कर देता है बी को। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ए जो कि सेलर था, सेलर कौन था, ट्रांसफरर, वो कितने के लिए जाएगा, एंटाइटल्ड फॉर ₹500 1 जनवरी से 15 जनवरी। ठीक है, 15 दिन का। और बायर, बायर कौन हो गया, सी जो कि ट्रांसफरी है, वो कितने के लिए हो जाएगा, वो भी 500 के लिए टाइटल है, कितना 16 से लेके 31 तक के लिए, मतलब 15 दिन इसका, 15 दिन इसका। पेमेंट कैसे होगा, ऑन जनवरी 31 सी पेज द रेस्पेक्टिव शेयर्स टू ए एंड बी। ठीक है, जिस दिन क्या कह रहा है, मंथ के एंड में देता है, तो 31 तारीख को, जैसे मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि मान लीजिए जब भी देता है तो जितना जितना हिस्सा होगा उतने उतने हिसाब से वो दे देगा। ठीक है, जैसे 10 तारीख को अगर हुआ है ये, और ये मंथ के एंड में अगर दे रहा है तो कितना हो जाएगा, 10 दिन के लिए इसके पास, 20 दिन के लिए इसके पास, मतलब उस पीरियड में जब ट्रांसफर हो रहा है। क्या पीरियड तो फिक्स है ना, कितने दिन का है, वो 3 महीने का पीरियड है, वो 1 महीने का पीरियड है, वो जो भी है पीरियड, वो पीरियड फिक्स है। तो उस पीरियड में जब ट्रांसफर हो रहा है उस हिसाब से ट्रांसफर और ट्रांसफरी का इंडिविजुअली एक एक दिन करके कैलकुलेट किया जाएगा, इनकम कितना हो रहा है। ये सेक्शन यही कह रहा है। अपॉर्शनमेंट बाय टाइम का मतलब ही यही है कि जब कोई प्रॉपर्टी
जिससे कि पीरियोडिकल पेमेंट्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, पीरियोडिकल पेमेंट्स जनरेट हो रहे हैं, वो उसका ट्रांसफर होता है, मतलब ट्रांसफरर से ट्रांसफरी के पास गया वो, यानी ओनर से लेके एक इंसान के पास ट्रांसफर हुआ ट्रांसफरी जो है। अब क्योंकि वो पीरियोडिकल है, तो वो भाई उस महीने के उस जो भी पीरियड है उसके बीच में ही किसी दिन तो ट्रांसफर हुआ है वो, तो ट्रांसफर वाले दिन को एक मिड पॉइंट को एक पॉइंट लेते हुए एक एक दिन करके ट्रांसफरर का कितना पार्ट इनकम जनरेट होगा, ट्रांसफरी का कितना होगा, एक एक दिन करके वो ऐड किया जाता है, वो कैलकुलेट होता है। यही कह रहा है अपॉर्शनमेंट बाय टाइम। इसका एक्सेप्शन क्या है, देखिए जो सबसे पहले लिखा था कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही कॉन्ट्ररी बात लिखी हुई है कि ऐसा नहीं होगा, अपॉर्शनमेंट बाय टाइम नहीं होगा, ऐसा अगर लिखा है तो फिर उससे कोई मतलब नहीं। द बायर एंड द सेलर एग्री इन देयर कॉन्ट्रैक्ट, द बायर गेट्स द एंटायर मंथ रेंट रिगार्डलेस ऑफ द क्लोजिंग डेट, द कॉन्ट्रैक्ट ओवरराइड सेक्शन 36। भाई उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि किसी एक को ही पूरा पेमेंट मिलेगा या अपॉर्शनमेंट बाय टाइम नहीं होगा, ऐसी कोई चीज मेंशन कर रखी है कि किसे दिया जाएगा, कैसे गवर्न होगा, तो फिर यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि भाई पूरा पूरा ट्रांसफर को मिलेगा, क्या लिखेगा कि 36 से नहीं गवर्न 8 से होगा, तो पूरा ट्रांसफर ही को चला जाएगा। तो यही कह रहा है कि अगर एक्सेप्शन मेंशन है तो वही फॉलो किया जाएगा, नहीं है तो सेक्शन 36 एप्लीकेबल होगा। और दूसरा क्या एक्सेप्शन था, लोकल यूजेज। लोकल यूजेज क्या है, प्रिवेलिंग लोकल कस्टम्स और स्पेसिफिक लैंड लॉज में डिक्टेट अ डिफरेंट मेथड ऑफ डिवीजन, या अगर कोई लैंड लॉज है या कोई कस्टम है जिस तरीके से डिवीजन किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन उसी हिसाब से वहां होता है लोकली, तो वो फॉलो किया जा सकता है, या एक्सप्रेस अग्रीमेंट है अगर। तीन एक्सेप्शन दे रखे हैं, पार्टीज आर फ्री टू वेव देयर राइट टू अपॉर्शनमेंट, जैसे मैंने कहा कि भाई 36 से गवर्न नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी लगाया जा सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में या तो वो लिख रखा है या फिर लोकल जो कस्टम्स हैं या लैंड लॉज हैं उससे कैसे गवर्न होगा उस हिसाब से ये एक्सेप्शन में फॉल करेगा, अगर नहीं तो सेक्शन 36। सो बाय नाउ हमने देखा कि अपॉर्शनमेंट जो है वो क्या है, अपॉर्शनमेंट का मतलब सिंपली हुआ देखिए डिस्ट्रीब्यूशन। जब क्लेमेंट किसी भी चीज के क्लेमेंट एक से ज्यादा है, शेयर्स एक से ज्यादा है, उसके क्लेमेंट एक से ज्यादा लोग हैं, तो उनके बीच उसका डिवीजन कैसे किया जाएगा, ये जो है अपॉर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट यही बताता है। अब अपॉर्शनमेंट जो है वो हो दो तरीके से रहा है। पहला क्या कह रहा है सेक्शन 36 में और 37 में दे रखा है, 36 जो है वो बात करता है अपॉर्शनमेंट बाय टाइम। अपॉर्शनमेंट बाय टाइम क्या कह रहा है, अपॉर्शनमेंट बाय टाइम कहता है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कि पीरियोडिकल जो इनकम है वो जनरेट होती है, ठीक है, अब उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, तो उस पीरियड के बीच में जब जिस दिन ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी को जो इनकम जनरेट होगी वो एक एक दिन करके कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब जितने दिन तक वो ट्रांसफरर के पास थी उतने दिन का ट्रांसफरर को पेमेंट होगा, और जितने दिन जब ट्रांसफर हो गया, जब वो प्रॉपर्टी चली गई ट्रांसफरी के पास, उसके बाद से एक एक दिन का कैलकुलेट ओके ट्रांसफर को मिलेगा, लेकिन वो पेबल कब होगा, पेबल उस दिन होगा जिस दिन वो अक्रू होता है, मतलब वो इनकम जनरेट होती है, जैसे हमने एग्जांपल में देखा भाई क्या था, मंथ एंड में वो पेबल होता है, मतलब 31 तारीख को, ठीक है, तो भले वो पेमेंट 15 दिन के लिए दे ट्रांसफरर को और 15 दिन के लिए दे ट्रांसफरी को, 15-15 दिन का हो गया, डेट ऑफ ट्रांसफर जो है उससे 15 दिन का अप्रूव हुआ, किसके लिए, ट्रांसफरर के लिए, 15 दिन का अप्रूव हुआ ट्रांसफरी के लिए, लेकिन पेबल दोनों के लिए कब हुआ, पेबल मंथ एंड में यानी 31 तारीख को ही हुआ, यानी पेबल वो उसी दिन होगा इनकम जिस दिन हमेशा होता है, हर पीरियड में जिस तारीख को इनकम जनरेट होती है उसी तारीख को ही उस मंथ में भी पेबल होगा वो, लेकिन उसका डिवीजन कैसे होगा, उस डेट से हो जाएगा जिस दिन ट्रांसफर हुआ है, उस डेट से एक एक दिन का कैलकुलेशन लगता है उस पूरे पीरियड के लिए, यही कह रहा है सेक्शन 36, ठीक है। साथ ही साथ उसी सेक्शन में एक्सेप्शन भी दे रखा है ऊपर में जो लिखा हुआ है कि इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और लीगल यूजेज टू द कॉन्ट्ररी, मतलब अगर इसके कॉन्ट्ररी में कोई कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स है, यानी जनरल रूल क्या है भाई, जनरली तो ये होता है ना कि पूरा का ट्रांसफर होते ही जितने भी बेनिफिट जो भी इंटरेस्ट है वो सारे अप्रूव किसके लिए होते हैं, ट्रांसफरी के लिए, ठीक है, सारे बेनिफिट सब कुछ ट्रांसफरी के हो गए, अब उस पर ट्रांसफर का कोई राइट नहीं बनता है, लेकिन सेक्शन 36 जो है वो उसकी कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया,
वो कह रहा है कि भाई अगर 8 का एप्लीकेशन है तो 36 नहीं आएगा, और 36 के एप्लीकेशन के लिए सेक्शन 8 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कह क्या रहा है कि भाई पहले तो सेक्शन 8 नहीं एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेबल होगा। दूसरा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज कही गई है कि ऐसा है कि इस रूल को फॉलो नहीं किया जाएगा तो वो, या अगर कोई लोकल कस्टम है, ट्रेडिशन है जिससे डिवीजन होता है जिस तरीके से, या फिर लैंड लॉ है। लैंड लॉ तो हमें पता है हर जगह के अलग अलग होते हैं। तो लैंड लॉ वहां बताता है कि अच्छा फॉर इन दिस स्टेट इस तरीके से इसका इस तरीके की प्रॉपर्टी का ऐसे डिवीजन किया जाएगा, तो वो उस हिसाब से होगा। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, जब इसे लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ, और इनमें से ऐसा कुछ नहीं, तब तो एक्सेप्शन हो गए, उन्हीं हिसाब से होगा। और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो पीरियोडिकल पेमेंट्स के केस में सेक्शन 36 से गवर्न हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा आता है जो कि है अपॉर्शनमेंट बाय स्टेट। अब देखिए अपॉर्शनमेंट बाय स्टेट का क्या मतलब हुआ। स्टेट का मतलब जनरली हो गई प्रॉपर्टी। ठीक है। तो अपॉर्शनमेंट बाय स्टेट होता क्या है, इट अकर्स व्हेन अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू सेवरल पर्संस leading to the distribution of benefits on obligations among the new owners। मतलब कैसे कैसे होता है भाई, इसमें जो भी इनकम है या जो भी लाइबिलिटी है, जो भी, वो कैसे अराइज होती है, वो अराइज होती है उस प्रोपोर्शन के हिसाब से जितना आपका ओनरशिप का हिस्सा है। मतलब जितना आपका शेयर है, जितना आपका हिस्सा है, इसे अपॉर्शनमेंट बाय स्टेट, स्टेट यानी हिस्सा, प्रॉपर्टी। ठीक है। तो जितना आपका हिस्सा है, जितना आपका शेयर है, उस हिसाब से ही आपकी इनकम भी अराइज होंगी, और उसी हिसाब से आपकी जो लाइबिलिटीज हैं वो भी अराइज होंगी। सेक्शन 37 जो है वो बात कर रहा है अपॉर्शनमेंट बाय स्टेट की। ठीक है। नाउ अगेन इफ यू कैन सी इट्स अ लॉन्ग सेक्शन। जो सेक्शन की लैंग्वेज है वो थोड़ी लंबी है, तो हम पहले ये करते हैं कि पहले प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इफ वी गो बाय द लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। सो हम पहले प्रिंसिपल समझते हैं कि अपॉर्शनमेंट बाय स्टेट होता कैसे है, किस तरीके से किया जाता है, देन विल रीड द सेक्शन आल्सो, राइट। तो सबसे पहले कैसे कैसे किया जाएगा, देखिए कैसे होता है इसके अंदर। सेक्शन 37 के एप्लीकेशन के लिए कुछ चीजें जो पहले जरूरी है वो क्या क्या है। सबसे पहले तो नोटिस। किसका नोटिस, कैसा नोटिस, द पार्टी बर्डेन्ड विद द ऑब्लिगेशन मस्ट रिसीव फॉर्मल नोटिस ऑफ द ट्रांसफर। ठीक है। दूसरा सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी मतलब द ऑब्लिगेशन मस्ट बी ऑफ अ नेचर दैट कैन बी फिजिकली और मैथमेटिकली डिवाइडेड। मतलब जो प्रॉपर्टी है वो इस तरीके की होनी चाहिए जिसको कि सेवरेबल का मतलब क्या होता है, सेपरेबल। सेपरेबल मतलब सेपरेबल, डिविजिबल, यानी जिसको अलग अलग किया जा सके, ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसको अलग अलग कर सके। जैसे देखिए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। A sells to B, C and D a house। ठीक है। A जो है वो ट्रांसफरर है, इसने किसको किसको बेचा, B को, C को और D को। इन तीनों को बेचा, मतलब ये कौन हो गए, ये को ओनर्स हो गए। तीनों को मिल गई, मतलब कौन हो गए, ये को ओनर्स हो गए। ठीक है। इन अ विलेज एंड लीज्ड टू E at an annual rent of ₹30 and delivery of one fat sheep। अब क्या है कि भाई ऐसा है कि प्रॉपर्टी जो थी इन तीनों में डिवाइड कर दी। ठीक है। प्रॉपर्टी इन तीनों को बेच दी, और ई को, ये इन तीनों को बेच दिए हो गए कौन, को ओनर्स, और ई को लीज कर दिया। ठीक है। जिसका रेंट कितना है, 30 रुपए पर, एनुअल रेंट है 30 रुपए। ठीक है। 30 रुपए पर ईयर, मतलब आप सोचिए 30 रुपए है, कितना पुराना ये एक्ट है, उस हिसाब से 30 रुपए लगाए गए। आज के प्रेजेंट टाइम में 30 रुपए पे कोई लीज करेगा, रेंट 30 रुपए रखा हुआ है। एंड डिलीवरी ऑफ वन फैट शीप। ठीक है। इसके साथ ही साथ वो एक शीप भी डिलीवर कर रहा है, इसके साथ ही एक और क्या कर रहा है, शीप को भी। अब यहाँ क्या हो रहा है, बी हैविंग प्रोवाइडेड हाफ द परचेज मनी एंड सी एंड डी आर 1/4 ईच। बी ने क्या किया, प्रोवाइडेड
हाफ द परचेज मनी, ठीक है, इसमें आधी, जितना ये पूरा प्रॉपर्टी का जो वैल्यू थी उसका आधा दे चुका है 50%, और सी और डी सिर्फ 25% लिखा है क्वार्टर, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टी जितना था, प्रॉपर्टी इसकी 100%, ठीक है, 100 में से 50 बी दे चुका है वैल्यू का, 25 सी ने दिया है, 25 जो है वो डी ने दिया है। अब क्या टू सी एंड 7.5 टू डी, क्या कह रहा है भाई, 30 रुपए। इस एग्जाम्पल को वापस से समझते हैं। ए जो है इसने ई को लीज पे लैंड दे रखा है, प्रॉपर्टी दे रखी है, ठीक है, जिसका रेंट कितना है 30 रुपए पर ईयर, यही है जो रेंट पे दे रखा है, उसका रेंट यही है। अब उसने इस प्रॉपर्टी को 3 लोगों को बेच दिया, बी को, सी को और डी को। इस प्रॉपर्टी को, एक ही प्रॉपर्टी थी, इसने इसे इसे ऑलरेडी लीज पे दे रखा था, ठीक है, इसे 3 लोगों में बेच दिया। अब बी जो है इसने 50% जो प्राइस था वो दे रखा है, सी ने 25% दिया है, डी ने भी 25% दिया है वैल्यू का, ठीक है, क्योंकि को ओनर से तुमने के लिया है, इसने 50%, इसने 25, इसने 25। मतलब अगर वन देखिए तो इसका क्या है, ये हाफ हिस्सा है, ये 1/4 है, और ये भी 1/4 है। हाफ मालिक बी हो गया, 1/4 का, क्वार्टर का मालिक सी है, क्वार्टर का मालिक डी है। अब लीज जब इसको मिलता है, अभी तक ए इसका मालिक था, तो पूरा 30 रुपए जो है हर साल ए के पास जा रहे थे। अब क्योंकि ये प्रॉपर्टी डिवाइड हो गई बी, सी और डी में, ठीक है, वही प्रॉपर्टी, ए की प्रॉपर्टी जिसे लीज पे दे रखा था, वो रेंट अब तक ए के पास आ रहे थे क्योंकि अब तक वो मालिक था। अब उसने इसी प्रॉपर्टी को इन तीनों को बेच दिया, को ओनर्स है, ठीक है, तीनों को बेच दिया। अब यहाँ क्या कह रहा है कि बी, इनमें से एक जो है उसने 50% पेमेंट किया, बाकी दोनों ने 25-25। तो कह क्या रहा है कि भाई स्टेट का क्या मतलब होता है कि जितनी आपने लाइबिलिटी ली उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी जो 30 रुपए ए के पास जाते हैं, अब इसका इन तीनों के बीच डिवीजन होगा। कैसे, 30 रुपए तीनों को मिला के 30 रुपए करने हैं, क्योंकि यही ए के पास जाता है, यही तीनों में डिवाइड हो गया, तीनों को मिला के 30 रुपए, तो ये 30 का 15 जाएगा बी के पास, हाफ हो गया, क्योंकि हाफ की लाइबिलिटी उसने ली है, तो जितनी लाइबिलिटी उतना प्रॉफिट, 15 रुपए का प्रॉफिट इसका। अब इन दोनों को मिला के सी और डी दोनों को मिला के 15 रुपए है, तो 7.5 इसके पास, 7.5 इसके पास, ठीक है। ये हो गया डिविजन सेवरेबल प्रॉपर्टी का, मतलब प्रॉपर्टी है, लैंड है, जो भी है, हाउस है, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन अब इसके साथ ही साथ एक और क्या कह रहा है कि एक शीप है, उसको भी देना है, एक साथ ही साथ एक ही एक शीप भी है, ठीक है, शीप को भी ट्रांसफर करना है बी, सी और डी को। तो अब शीप को क्या करें, शीप तो ट्रांसफरेबल नहीं है, प्रॉपर्टी को तो भाई हिस्सा कर दिया, तो वो कर सकते हैं, थोड़े का मालिक ए बी, थोड़े का मालिक सी, थोड़े का मालिक डी, ऐसे हो गया। लेकिन अगर आप इस तरीके से शीप को डिवाइड करोगे तो फिर शीप विल डाई, इट विल मेक नो सेंस, इसकी तो वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। सेवरेबल का मतलब क्या होता है, सेवरेबल का सिंपल सा इतना मतलब है जब उसे आप सेपरेट करो, अलग अलग करो, डिवाइड करो, तो वो अपने आप में उसकी एक वैल्यू हो, उसका एक मतलब हो। लेकिन आप शीप को अगर अलग अलग कर दोगे, उसे काट दोगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, वैल्यू खत्म हो जाएगी उसकी। तो इस शीप को कैसे डिवाइड करेंगे, अगर चीज प्रॉपर्टी जो है वो सेवरेबल है यानी डिविजिबल है, तो उसे जितनी जितनी लाइबिलिटी उस हिसाब से शेयर्स डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो डिविजिबल नहीं है, सेवरेबल नहीं है यानी डिविजिबल नहीं है, तब क्या करते हैं, तब इस केस में जो नॉन सेवरेबल यानी नॉन डिविजिबल प्रॉपर्टी है, उस केस में जो को ओनर्स हैं, यानी यहाँ पे बी, सी और डी, ये तीनों आपस में मिलके यूनानिमसली डिसाइड करेंगे कि ये शीप किसके पास रहेगी। अब अगर मान लो तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि शीप विल गो टू डी, शीप जो है वो डी के पास रहेगी, तो दिस शीप विल नाउ गो टू डी, ठीक है। यही कह रहा है, जब हम बात करते हैं अपॉर्चनमेंट बाई स्टेट की, तो यहाँ पे ये कहते हैं, पहले तो ये प्रॉपर्टी को डिवाइड कर रहा है सेवरेबल और नॉन सेवरेबल में, यानी डिविजिबल और नॉन डिविजिबल। सेवरेबल का मतलब क्या, सेपरेबल या डिविजिबल,
तो प्रॉपर्टी को पहले हमने दो कैटेगरी में बांटा, डिविजिबल और नॉन डिविजिबल। इसके बाद कह रहा है कि भाई को ओनर से अगर, क्योंकि हम यहाँ मल्टीपल, डिवीजन कब आएगा, अपॉर्शनमेंट मतलब क्या मैंने कहा, डिविजन, डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, डिवीजन जब मल्टीपल क्लेमेंट्स है। अगर एक इंसान है तब तो पूरी प्रॉपर्टी उसके पास चलेगी, तो कोई इश्यू ही नहीं होता। लेकिन क्योंकि क्लेमेंट ज्यादा है तब ये बात आ रही है। तो ये कह रहा है कि अगर एक प्रॉपर्टी के ज्यादा को ओनर्स हैं, ठीक है, तो उनके बीच कैसे होगा, जितनी लाइबिलिटी उतना प्रॉफिट, उतना शेयर, मतलब जितना हिस्सा वो जितने की लाइबिलिटी लेंगे उतना हिस्सा उन्हें मिलेगा शेयर। जैसे इन्होंने क्या किया, 50% ये बी ने लिया तो हाफ का फायदा इसे गया, रेंट जो है हाफ सीधे सीधे चला गया। 25% इन्होंने लिया था तो इन्होंने 1/4 अमाउंट इन्हें मिला। ये तो सेवरेबल के केस में। अब अगर प्रॉपर्टी जो है वो नॉन डिविजिबल है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है कि जो को ओनर्स है ये आपस में मिलके यूनानिमसली ये डिसाइड करते हैं कि भाई किसके पास ये, इन को ओनर्स में से किसके पास ये चीज जाएगी। ठीक है, ये हो गया अपॉर्शनमेंट बाय स्टेट का कॉन्सेप्ट। देखिए रूल, रूल क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी, ऑब्लिगेशंस मस्ट बी परफॉर्म्ड इन फेवर ऑफ ईच ओनर अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स। कैसे डिसाइड होगा, जितनी लायबिलिटी, को ओनर है मतलब क्या, और को ट्रांसफर ही है ये, को ट्रांसफर मतलब इन सबके पास ट्रांसफर हुआ है मिलके, 100% इनमें आपस में डिवाइडेड है, कुछ हिस्सा जितने जितने का पेमेंट किया उतना हिस्सा उसके पास है, उस हिसाब से डिवीजन है। तो वैसे शेयर प्रोपोर्शनेट तरीके से डिवाइड किया जाता है, जितनी की लायबिलिटी उतना शेयर मिलेगा। टेनेंट के लिए क्या है, अगेन वही सेम चीज है, टेनेंट इज नॉट लायबल फॉर फेलिंग टू पे सेपरेट ओनर्स अंटिल दे आर इन्फॉर्म्ड ऑफ द चेंज इन ओनरशिप। और एक और चीज है कि अब जैसे मैंने कहा कि ये जो रेंट पे चीज थी, लीज पे दिया हुआ था कि भाई ऐसा है 30 रुपए पर ईयर देना है, ठीक है, तो ये को ओनर्स, इसके जो पहले ओनर कौन था, ए था, अब इसके ओनर्स 3 लोग हो गए, ठीक है, इसको तीनों को अलग अलग तरीके से रेंट देना है, अलग अलग अमाउंट। तो जो टीनेंट है उसे ये इन्फॉर्म करना, उसे ये नोटिस देना जरूरी होता है कि भाई ऐसा है, अब आप जो रेंट मुझको देते थे वो इन तीनों को ऐसे दिया जाएगा। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है टेनेंट को और इसके पार्ट पे पेमेंट का फेलियर हो जाता है तो इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। क्यों, क्योंकि भाई टेनेंट है, उसका काम क्या है, उसको पता है कि उसे पैसे देने हैं, आपके बीच स्प्लिट कैसा है उसे पता नहीं है, तो जब तक उसे ये बात बताई नहीं जाएगी उसे पता नहीं चलेगा। इसीलिए रूल ये कहता है कि भाई टेनेंट को आपकी स्प्लिट के बारे में पूरी पूरी जानकारी देनी होगी, उसका नोटिस देना होगा। अगर नहीं दिया और इसके पार्ट पे फेलियर हो जाता है तो ये लायबल नहीं होगा। वही कह रहा है, टेनेंट इज नॉट लायबल फॉर फेलिंग टू पे सेपरेट ओनर्स अंटिल दे आर इन्फॉर्म्ड ऑफ द चेंज इन ओनरशिप। जब इन्हें ये बात पूरी बताई जाएगी कि भाई ये जो था अब तक वो मालिक था लेकिन उसने अपनी प्रॉपर्टी इन्हें ऐसे ऐसे बेच दिया तो आपको इनको इतना इतना हिस्सा देना है। Once notified, the tenant must pay owners separately unless directed otherwise. अब जब इसे पता चल गया, नोटिस मिल गया, तो फिर ये उस हिसाब से पेमेंट करेगी, जैसे इसने किया 15 रुपए बी को, 7.5 सी को और 7.5 डी को। ये हो गया मेनली अपॉर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट। हालांकि अपॉर्शनमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मेनली देखिए टीपीए जो है वो इन्हीं दो तरीके के अपॉर्शनमेंट से डील करता है। अपॉर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट जो है it is not tough, I would say, but it is a little bit complicated, so you need to understand it. And also if we talk about the language of the section, it is definitely tough. So हमें समझना है, एग्जाम्पल्स के थ्रू ही हम इन चीजों को समझ सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज के कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझिए। देखिए अपॉर्शनमेंट जो हमने अभी तक समझा, सिंपल से इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो क्लियरली एक इंसान के पास नहीं हो रहा है, एक होता तो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है ना, मतलब मल्टीपल क्लेमेंट है, शेयर्स अलग अलग लोगों के पास जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं कि अपॉर्शनमेंट जो हो रहा है, टीपीए जो दे रखा है मेनली दो तरीके से, सेक्शन 36 एंड 37 बता रखा है, बाय टाइम एंड बाय स्टेट। बाय टाइम क्या कह रहा है कि भाई ऐसा है कि अब ट्रांसफरर ने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो जो रेंट अक्रू होगा, पीरियोडिकल पेमेंट्स की बात स्पेसिफिकली इस केस में की गई है कि ये एप्लीकेबल होगा पीरियोडिकल पेमेंट के केस में। और पीरियोडिकल पेमेंट के केस में
वो रूल, जनरल रूल जो था कि पूरा इंटरेस्ट जो है, पूरा बेनिफिट ट्रांसफरी को मिल जाता है, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और रूल किससे गवर्न होता है, अगर एक्सेप्शन में फॉल ना करे तो वो गवर्न होता है सेक्शन 36 से, जो कहता है कि भाई उस पीरियड के बीच जिस दिन ट्रांसफर हुआ है उसे ट्रांसफरर और ट्रांसफरी का हिस्सा कैसे डिवाइड करेंगे, एक एक दिन करके, कि जितने दिन ट्रांसफरर के पास थी वो प्रॉपर्टी उतने दिन उसके पास अक्रू होगी, और जितने दिन ट्रांसफरी के पास चलेगी उतने दिन का ट्रांसफरी के पास वो इनकम जाएगा, राइट। सेक्शन 36 ये कह रहा है। 37 कहता है कि भाई ऐसा है कि प्रॉपर्टी जो थी वो मल्टीपल को ओनर्स को बेच दी गई, ठीक है, तो जितना शेयर, जितनी लाइबिलिटी उनकी होगी उतना ही उन्हें बेनिफिट मिलेगा, उसी हिसाब से जितने के शेयर्स के वो मालिक होंगे, ओनर होंगे, उतनी ही उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब जो रेंट या जो भी लीज, जो भी जिस चीज से अक्रू होगा उस प्रॉपर्टी से, वो वो कितना कैसे डिवाइड होगा, जितने का मालिक जो को ओनर है उतना उसे बेनिफिट उससे मिलेगा। लेकिन यहाँ के लिए कह रहा है कि भाई सेक्शन 36 में क्या कह रहा था कि ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बीच के आपसी जो अरेंजमेंट है उससे टेनेंट को कोई मतलब नहीं है, जिस दिन पेबल है वो अपना दे देगा, दोनों को दे देगा, भाई तुमको अब कैसे कैसे डिवाइड करना है तुम देख लो, मुझे मत बता दो कितना कितना देना है, ठीक है। 37 कह रहा है कि भाई इसे बाकायदे बताना है कि अब पहले जो मालिक आपका ट्रांसफर था वो कोई और था, अब मालिक जो है आपके ये सारे लोग हैं, इतने का मालिक है, इतने का मालिक है, और उसी हिसाब से पेमेंट जो है ये टेनेंट जो है वो ट्रांसफरीज जितने हैं को ओनर्स हैं उन्हें करेगा, और अगर नहीं बताया जाता है तो फेलियर होने पे जो टेनेंट है वो लायबल नहीं होगा, लेकिन अगर बताए जाने के बाद भी ये नहीं करता है तब इसकी लायबिलिटी बनेगी, ठीक है। मेन अपॉर्शनमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो यही दो थे, इसके अलावा भी दो चीजें होती है जो हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। सो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हुई, बिकॉज इसलिए मैंने आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल्स, बिकॉज आई अंडरस्टैंड, इवन आई हैव स्टडीड दिस, so I understand it is a that it is a little complicated to understand, so it is better if we understand these with examples, क्योंकि उससे चीजें थोड़ी सी ज्यादा रियलिस्टिक लगती हैं, तो वो प्रैक्टिकल तरीके से समझने में ज्यादा इजियर हो जाता है। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। हमने इलेक्शन एंड अपॉर्शनमेंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ टीपीए, इसे समझने की कोशिश करी है, एंड विल बी कंटिन्यूइंग इसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अपॉर्शनमेंट और भी तरीके के होते हैं उसे आगे करते हुए, देन विल बी प्रोसीडिंग विद सेक्शन 38, एंड आई होप कि आपको चीजें समझ में आई जो आज हमने डिस्कस किया, दो डॉक्ट्रिन हमने किए, डॉक्ट्रिन ऑफ अपॉर्शनमेंट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, जो हमने दो डिस्कस किया वो क्लियर हुआ। In case you have any queries, please feel free to reach us and stay connected. You can reach us by you can reach us using our contact numbers, हमारे email IDs and website के through आप हमें reach कर सकते हैं. So stay healthy, stay connected, and see you all in the next lecture.